चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 हमने कवर कर लिया है। लेक्चर 1 में हमने केमिकल रिएक्शन के बारे में समझ लिया था। केमिकल रिएक्शन के बारे में जितनी भी बेसिक चीज़ें थी सारी समझ ली थी कि कैसे पहचानेंगे कि कोई रिएक्शन हो रही है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। लेक्चर 2 में मैंने आपको थोड़ी बहुत बैलेंसिंग और आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ना शुरू कर दिया था। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में कॉम्बिनेशन पढ़ लिया था, डिकम्पोजिशन पढ़ लिया था अप टू इलेक्ट्रोलिसिस तक। ठीक है, आज क्लास की शुरुआत करते हैं एक छोटे से सवाल के साथ। ठीक है, आज क्लास की शुरुआत करते हैं। आज जो हमारा लेक्चर होने वाला है उसकी शुरुआत करते हैं एक छोटे से सवाल के साथ। यहाँ क्लास ओवर करी थी हमने, सारा कुछ समझ लिया था, सारा सेटअप समझ लिया था, सारी चीज़ें देख ली थी। तो आज की क्लास शुरू हो रही है यहाँ से। एक छोटा सा सवाल है, देखो सीबीएसई 2019 में पूछा गया यह सवाल है। ठीक है, बोर्ड में आया यह सवाल। कह रहा है कि स्टूडेंट वांट्स टू स्टडी अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन बाय टेकिंग फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स। ठीक है, बात बहुत बढ़िया, आपने टेस्ट ट्यूब में फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स ले लिए। राइट टू प्रिकॉशंस ही और शी मस्ट ऑब्जर्व व्हाइल परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट। कहेगा मैम ये तो आपने पढ़ा ही नहीं था। आपने तो पढ़ा दिया था, रिएक्शन बता दी, आपने कलर चेंज बता दिया, आपने पंजेंट स्मेलिंग बता दिया, सब कुछ बता दिया, पूरी रिएक्शन लिखवा दी, लेकिन आपने ये तो बताया ही नहीं कि जब ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए हमको। ठीक है, आपको लगेगा ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया। ऐसा कुछ भी नहीं, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। सीबीएसई वालों को पसंद होता है डायग्राम से क्वेश्चंस देना। उनकी आदत है कि जो भी हम एक्चुअली हमारा नेचर क्या होता है कि देख लिया, हाँ ठीक है डायग्राम ही तो है। स्पेशली केमिस्ट्री की बात करूँ और फिजिक्स की, हर बच्चे को पता है कि बायो के डायग्राम्स की इंपॉर्टेंट बहुत है। सब बच्चा बायो के डायग्राम हर बच्चा प्रैक्टिस करता है। लेकिन केमिस्ट्री और फिजिक्स में गलती क्या होती है कि आप ज़्यादातर पार्ट में ना एक्टिविटी को थोड़ा छोड़ देते हो, थोड़े डायग्राम्स को निगलेक्ट होता है, और वही निगलेक्ट होने की वजह से फिर उसका जो रिजल्ट होता है वो बोर्ड में मुश्किल हो जाता है। ठीक है, एक ऐसा डायग्राम लगा होगा आपके एनसीईआरटी के बुक में, और वहां से देखो क्या सवाल उठा के उन्होंने पूछा, क्या बेहतरीन तरीके से सवाल फॉर्म किया है, और लगता है आउट ऑफ सिलेबस है। बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, उन्होंने बताया हुआ है। तो आपसे दो प्रिकॉशन पूछा है कि जब आप ये एक्सपेरिमेंट लैब में कर रहे होंगे तो क्या प्रिकॉशंस होने चाहिए। अब इसमें बच्चे लिख कर आते हैं कलर चेंज, पंजेंट स्मेलिंग, तो क्या मार्क्स मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ही कुछ और पूछा गया है। सबसे पहली चीज तो बेसिक से शुरू करते हैं। मैं आपको ऐसे ही समझाऊं, मान लीजिए कि मेरे पास अभी है नहीं टेस्ट ट्यूब, ये एक टेस्ट ट्यूब है, तो मैंने इसमें थोड़ा सा फेरस सल्फेट डाल लिया, पाउडर के ग्रीन कलर का पाउडर होगा, नीचे से मैं हीट कर रही हूँ। तो पहला प्रिकॉशन ये कि आप जब भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे होंगे तो कभी भी टेस्ट ट्यूब को ऐसे नहीं रखना है, आपको अपनी तरफ फेस करके नहीं रखना, और ना ही अपने किसी दोस्त की तरफ फेस करके रखना कि आपके बगल वाला जो कर रहा है तो ऐसे कर दो कि उसकी तरफ चले जाए, या ऐसे कर दो उसकी तरफ चले जाए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। टेस्ट ट्यूब हमेशा ना अपनी तरफ फेस करना है ना किसी नेबर की तरफ फेस करना है, उसको ऐसे रखना है, टेस्ट ट्यूब को ऐसे घुमा के रखना है कि जो भी चीजें निकले वो ऐसे डायरेक्ट जाए, आपको फेस ना हो वो गैसेस। ठीक है, तो पहला क्या है कि टेस्ट ट्यूब को आपको फेस नहीं, आपको अपने को फेस नहीं कराना, दूसरा किसी नेबर को फेस नहीं कराना। अब रिएक्शन होगी, आपने हीट करना कंटिन्यू रखा है, तो FeSO4 पहले डिकलराइज होगा, उसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स इवापोरेट हो जाएंगे, वो कलरलेस हो जाएगा। कंटिन्यू हीटिंग पे वो धीरे 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 किस कलर का हो जाएगा? वो रेडिश ब्राउन कलर का होने लगेगा, दैट इज Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड। और साथ ही साथ क्या निकलेंगी? गैसेस निकलेंगी, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसेस निकलेंगी। अब दो चीज तरीके हैं भाई, जिसने ये एक्सपेरिमेंट किया होगा उसने स्मेल तो किया होगा ना, कि तभी तो बोलते हैं कि रॉटन एग की तरह है या पंजेंट स्मेलिंग है, बहुत गंदी सी स्मेल है। केमिस्ट्री में देखो स्मेल का बड़ा अलग ही सीन है, बड़ी इंपॉर्टेंस है इन चीज़ों की। तो दिमाग में आता है कि अब कैसे गैस निकल रही है, तो एक तरीका है कि ऐसे देख ले, स्मेल कर ले कि कैसा है। कभी नहीं करना, कभी हमें उस गैस को स्निफ नहीं करना, ऐसे नहीं लेना है। ठीक है, कोशिश क्या करनी है, जो गैस यहाँ से निकल रही होगी, क्योंकि आपने टेस्ट ट्यूब को इस तरफ फोल्ड करके रखा है, तो उसको ऐसे वेफ्ट करना है। जो गैसेस आ रही है हल्के हाथों से, बहुत जेंटली तरीके से आपको बस लेना है, थोड़ा सा स्मेल करना है। ऐसा नहीं कि टेस्ट ट्यूब लेके ऐसे दिखा रहे क्या नशा हो गया भाई, मजा आ गया, ऐसे नहीं करना, ये तरीका नहीं है। आपको सिंपली क्या करना है, आपने टेस्ट ट्यूब ऐसा रखा है, आपको जो वो गैस निकल रही होगी हल्की हल्की, आपको धीरे धीरे वेफ्ट करना है अपने हाथ से, ताकि हल्का हल्का आपके पास है, उसी से आपको आइडिया लग जाएगा। और तीसरा, मोस्ट कॉमन, हर बच्चे को पता है कि जो टेस्ट ट्यूब में आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो ज़्यादा ओवर स्मार्ट या ज़्यादा कूल बनने के लिए उसको हाथ से नहीं पकड़ना है, उसको हमेशा एक टेस्ट ट्यूब होल्डर के साथ पकड़ना है। तो मैंने तो 3 ऑब्जर्वेशन बता दिए, कुछ ऐसा ही मेरे ख्याल से लिखा होना चाहिए। देखो पहला, और ये रटने वाली चीजें नहीं है, ये आप खुद सोचो। देखो पहला पॉइंट ऑब्जर्वेशन का, डू नॉट पॉइंट द माउथ ऑफ बॉइलिंग ट्यूब एट योर नेबर और योरसेल्फ। हमेशा देखो उस लड़की ने भी उस साइड किया है, और ये देखो हाथ ऐसा दिखा रहा है, ये नहीं क्या कह रही कितना गंदा है, ऐसे नहीं कह रही, वो धीरे धीरे उसको अपनी तरफ वेफ्ट कर रही थी, वो जो फ्यूम्स निकल रही है।
वेफ्टिंग गैस जेंटली टुवर्ड्स नोज, स्निफ नहीं करना है, डू नॉट स्निफ, ऐसे तेजी से नहीं लेना है, ठीक है। अच्छा, बॉइलिंग ट्यूब, यहाँ पे तीसरा ऑब्जर्वेशन नहीं है, यहाँ पे दूसरा क्या है, स्निफ नहीं करना है, सिर्फ वेफ्ट करना है जेंटली। और तीसरा, होल्ड दी टेस्ट ट्यूब, में यहाँ लिख रही हूँ होल्ड दी टेस्ट ट्यूब विथ टोंग्स बोल दो या टेस्ट ट्यूब होल्डर बोल दो। टोंग्स, ये जो लड़की पकड़ी है ना, ये दिख रहा है सीजर्स की तरह, इसको टोंग्स बोलते हैं, वो टेस्ट ट्यूब पकड़ने के लिए होता है, ठीक है। होल्ड विथ टेस्ट ट्यूब या टेस्ट टोंग्स बोल दो या टेस्ट ट्यूब होल्डर बोल दो। तो मैंने तो आपको 3 ऑब्जर्वेशन बता दी, तो यहाँ से आपको जो मैंने लास्ट चीजें पढ़ाई थी वो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन बन सकता है। तो पहले इसको नोट डाउन करो जैसे मैंने लिखवाया, फिर आगे चलते हैं, ठीक है जी। चलिए, होपफुली इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आ जाओ नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अभी तक हमने 2 रिएक्शन पढ़ी, कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन से रिलेटेड ही एक छोटा सा मैंने आपको सवाल दे दिया था, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट रिएक्शन को पढ़ने से पहले आपको पढ़नी है एक रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। मुझे याद नहीं कि छोटी क्लासेस में आपने कभी पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो ये चीज़ें, लेकिन हाँ 10th क्लास के केमिस्ट्री के पहले चैप्टर से ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं और आखिरी चैप्टर तक आप उसको, आखिरी ना बोलूँ तो 3rd चैप्टर तक तो आपको इसको याद रखना ही रखना है। 10th में तो पूरा आपको याद रखना है। अलग लोग अलग तरीके से ट्रिक से याद रखते हैं, आपके अपने अपने तरीके हो सकते हैं याद रखने के, ठीक है। उस पर मैं कुछ नहीं कमेंट करूँगी, जिसको जिस तरीके से याद होता है वो उस तरीके से याद करे। क्या लिखा है भाई यहाँ पर बेटा, अलग अलग मेटल्स लिखे हुए हैं, जैसे देखो पोटेशियम, सोडियम, बैरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, नाम सबके सुने होंगे हर बच्चे ने। ये किसी सीरीज में लिखे हैं, एक पैटर्न में लिखे हैं। किस पैटर्न में लिखे हैं मैम? ये लिखे हैं अपने रिएक्टिविटी के पैटर्न पे। अब ये रिएक्टिविटी सीरीज सच बताऊं बनी कैसे, ये भी मैं पढ़ाऊंगी आपको तीसरे चैप्टर में, ठीक है, लेकिन वो तीसरे से रिलेट करता है। यहाँ पे बस सीरीज इसलिए बता रही हूँ, ये एक पैटर्न में लगे हुए हैं। क्या कहना चाहते हैं? कहना ये चाहती हूँ कि जितने मेटल्स आपको ऊपर दिख रहे हैं, जैसे जो सबसे ऊपर है पोटेशियम, वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। सोडियम उससे थोड़ा कम रिएक्टिव है, बैरियम उससे कम रिएक्टिव है, कैल्शियम उससे कम रिएक्टिविटी है। यानी जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आते जा रहे हैं, रिएक्टिविटी कैसी होती जा रही है उनकी, कम होते जा रही है। अगर मैं आपसे सिंपल सा एक सवाल पूछूं कि भाई एल्यूमिनियम और जिंक में ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिविटी होगा। इसी को बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। जो जितना टॉप पर है वो उतना ज्यादा रिएक्टिव है, जो जितना नीचे है वो उतना लीस्ट रिएक्टिव है। तो 3 तरीके से बढ़ता है, टॉप रिएक्टिविटी मेटल्स, मीडियम रिएक्टिविटी मेटल्स और नीचे लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है। एक चीज डाउट आ रहा होगा, पता नहीं आया होगा कि नहीं आया होगा, बट आना चाहिए। क्या आप देख पा रहे हो कि मैम आपने तो यहाँ हाइड्रोजन ऐड करके रखा है और पढ़ा रही हो आप मेटल, बातें मेटल की कर रही हो, आपने ऐड यहाँ पे हाइड्रोजन रखा हुआ है। वो इसलिए कि हाइड्रोजन थोड़ा सा अलग कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है। ये एक्चुअली आपने आई थिंक पढ़ा होगा 9th क्लास में कि जितने भी मेटल्स होते हैं दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मतलब वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। मैंने जितने लोगों ने 9th पढ़ी है, मैंने ये चिल्ला चिल्ला कर 20 बार बताई है अपने क्लास में कि वैलेंसी जब पढ़ाते टाइम पढ़ाई थी कि मेटल्स क्या करता है, मेटल्स अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ये मेटल्स की खासियत है। और नॉन मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं वो, ठीक है। तो हाइड्रोजन के पास भी ये खासियत है कि ये अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है तो नॉन मेटल, लेकिन इसके पास खासियत है कि ये मेटल्स डोनेट, ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके ये मेटल्स की तरह भी बिहेव कर सकता है, इसलिए ये रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर रखा गया है। नहीं आएगा आपसे सवाल, डोंट वरी, लेकिन कोई वर्बली आपसे पूछ सकता है, कोई समझदार बंदा हो जैसे केमिस्ट्री पता हो तो पहला साल पूछेगा रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन क्यों है भाई, उस टाइम तुम फंस जाओगे कि पता नहीं क्या पूछ लिया, ये कैसे पूछ लिया। तो इसलिए बता रही हूँ, ठीक है। हाइड्राइड, हाँ जी। अच्छा, एक चीज और इंपॉर्टेंट है, जितने भी मेटल्स हाइड्रोजन से ऊपर हैं वो सारे वो सारे रिएक्ट कर सकते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। जितने भी मेटल्स हाइड्रोजन से नीचे हैं, जैसे कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम, ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं कर सकते हैं। ध्यान में ये चीज रहे, और इसी सीरीज में आपको याद होना चाहिए जिस तरीके से ये लिखा गया। एक भी ऊपर नीचे हुआ तो आपकी रिएक्टिविटी सीरीज ऊपर नीचे हो जाएगी। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज क्यों बता रहे हो? क्योंकि नेक्स्ट रिएक्शन इसी से रिलेट करता है। अभी मैं यहाँ रहने देती हूँ, पूरा लिखवा दूंगी, लेकिन पहले रिएक्शन समझा दो। नेक्स्ट रिएक्शन हमें पढ़नी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। छोटी क्लासेस में बिल्कुल पढ़ा है, मुझे याद है 8th में कहीं ना कहीं चैप्टर है मेटल नॉन मेटल, उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जिक्र है, ठीक है। स्पेशली जो मैं पढ़ा रही हूँ ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन,
ये बेटा सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्या कह रहे हो भाई? मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल सकते हैं। ध्यान से देखना, ए भी एक रिएक्टेंट है, सी भी एक रिएक्टेंट है। ठीक है, ऐसे समझो, और समझाती हूँ, इसको अच्छे से लिख दो। ये जो मेरा ए वाला पार्ट है ना, ये जो मेरा ए है, ये एक मेटल है। ठीक है, अच्छा बी मेरा क्या है? बी एक मान लो कोई नॉन मेटल है। और सी क्या है मेरा? सी भी एक मेटल है। नाम ही है ना डिस्प्लेसमेंट, तो कोई चीज दूसरे को डिस्प्लेस करेगी, धक्का मार देगी। बिल्कुल वैसा ही तुम देख पा रहे हो कि रिएक्शन होने से पहले ए बी साथ में पेयर बनाकर है और सी बिल्कुल अकेला कोई मेटल है। ठीक है, हुआ यूं कि अकॉर्डिंग टू द रिएक्टिविटी सीरीज जो सी है वो ज्यादा ताकतवर है, वो ज्यादा रिएक्टिव है। तो वो क्या करेगा? वो यू करेगा कि वो जाएगा और जो ये प्यारे से ए यहाँ लगे हुए हैं बी के साथ, इसको धक्का मार देगा, वो उसको डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि सी ज्यादा रिएक्टिव है ए वाले मेटल से। नॉन मेटल का कोई रोल नहीं, वो तो बेचारा चुपचाप इधर भी खुश है उधर भी खुश है, सबके साथ पेयर बना के खुश है। लेकिन सी क्या करेगा? ए को जाके धक्का मार देगा। और तुम देख सकते हो कि प्रोडक्ट में क्या हुआ, सी ने बी के साथ बॉन्ड बना लिया, जुड़ गया वो, और ए बेचारा बिल्कुल कैसा हो गया? बिल्कुल अकेला हो गया, बिल्कुल सिंगल हो गया एक प्रोडक्ट। तो एक प्रोडक्ट हमेशा सिंगल होता है, इसलिए इसका नाम है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। किस पे बेस्ड है ये पूरी की पूरी रिएक्शन? जल्दी से बोलो। रिएक्टिविटी सीरीज पे बेस्ड है। जो जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा वो अपने से कम वाले रिएक्टिविटी को धक्का मार के बाहर निकाल देगा, इस पे बेस्ड है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देखो, ये तो एक ऐसे वो चीज है। अब इनका केमिस्ट्री में एग्जांपल देखो। पहला वाला रिएक्शन, पहली वाली रिएक्शन देखो, क्या लिया है मैंने भाई? मैंने लिया है कॉपर सल्फेट। ठीक है, कॉपर मेटल है, सल्फेट सॉल्ट है, नॉन मेटल से मिलकर बना हुआ है, और आयरन भी एक मेटल है। मुझे पता है कि रिएक्टिविटी सीरीज में जल्दी से देखो, रिएक्टिविटी सीरीज में कहाँ रखा है भाई आयरन? ये रहा मेरा आयरन और ये रहा मेरा कॉपर। तो कॉपर आयरन तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो क्या करेगा? वो बर्दाश्त करेगा सी को? वो बर्दाश्त करेगा कॉपर को? बिल्कुल नहीं करेगा। तो क्या करेगा भाई? ये आयरन जाएगा और कॉपर को धक्का मार देगा और खुद SO4 के साथ अटैच हो जाएगा, तो बना लेगा आयरन सल्फेट, और कॉपर बिल्कुल अकेला हो गया। सिंगल प्रोडक्ट मिला, इसलिए सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, अब कलर चेंज की बातें करते हैं। होता क्या है, शुरू दिन से पढ़ा रही हूँ आपको, कॉपर सल्फेट का कलर है ब्लू, और जैसी ही रिएक्शन होती है थोड़ी देर बाद, तो ये FeSO4 अभी पढ़ाया था किसका? पेल ग्रीन कलर का। ये कैसा है? ये आपका ग्रीन कलर का है। समझ में आई? और कॉपर बिल्कुल अलग सेपरेट हो गया। ठीक है, रिएक्शन कुछ ऐसी हुई, मैंने एक बी टेस्ट ट्यूब में रखा कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का, इसमें डाल दी कील, आयरन की कील डाल दी। थोड़ी देर बाद देखा डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो पानी ग्रीन हो गया क्योंकि फेरस सल्फेट बन गया, आयरन सल्फेट बन गया, और जो कॉपर था वो इस कील पे थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का रेडिश ब्राउन की तरह डिपॉजिट होना शुरू हो गया। तो हल्का हल्का तुम कील देख रहे हो, हल्की हल्की ब्राउनिश दिख रही है, क्योंकि वही कॉपर मेटल यहाँ जाके डिपॉजिट हो गया उस कील पे। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। दूसरा देखो, जिंक है, फिर वही कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का है मेरा। क्या होगा? मुझे पता है भाई, मुझे पता है कि कॉपर तो हाइड्रोजन से भी नीचे है, तो जिंक क्या करेगा? जिंक ये करेगा कि जिंक जाएगा और कॉपर को धक्का मार देगा, खुद लग जाएगा सल्फेट के साथ, तो जिंक सल्फेट बना लेगा और कॉपर फिर अकेला हो गया बेचारा, बार बार सब इसको धक्का मार दे रहे हैं, तो ये बन गया जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट बेटा कलरलेस होता है, जिंक सल्फेट बेटा कलरलेस होता है। ठीक है, तो ब्लू से किस में चेंज आ जाएगा? कलरलेस हो जाएगा। ब्लू से क्या चेंज हो गया? ग्रीन हो गया। नीचे वाला देखो, लेड है और कॉपर क्लोराइड है, लेड है और कॉपर क्लोराइड है। कॉपर क्लोराइड बेटा बोल सकते हैं ये ब्लूइश ग्रीन कलर का होता है, ये ब्लूइश ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, इसका कलर है ऐसा, और यही लिखना एग्जाम में, ब्लूइश ग्रीन ही लिखना। ठीक है, अब मुझे पता है कि कॉपर तो भाई हाइड्रोजन से भी नीचे लगा है, तो लेड क्या करेगा? लेड जाएगा कॉपर को फिर धक्का मार देगा, कोई इज्जत ही नहीं रखी इसकी, तो ये बन जाएगा लेड क्लोराइड। ठीक है, और कॉपर बिल्कुल अलग हो गया। ठीक है, ये भी लेड क्लोराइड आपका कलरलेस होता है। ये हो गई आपकी डिस्प्लेसमेंट। तो पहचानने का तरीका है, कोई भी प्रोडक्ट आपको देखे अदला बदली, समझ रहे हो, अदला बदली तो हो रही है, तो दिमाग में लगे अच्छा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि एक एक प्रोडक्ट आपका सिंगल है।
ये बेस्ड है रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज याद होगी तभी आप समझ पाओगे कि कौन किसको डिस्प्लेस कर पाएगा। एक और एग्जांपल लिखते हैं, इधर देखेंगे। मान लीजिए आपके पास एक यहाँ पे एग्जांपल लिखती हूँ, FeSO4 प्लस कॉपर। जल्दी से कोई बना के दिखाइए कॉपी में इसको। बच्ची बोलती है CuSO4। तुम लोगों को कोई सांप सूंघ गया है बेटा? CuSO4 प्लस, जल्दी से हाथ उठा दो कितने बच्चे सहमत है इससे। तो कोई तो राय होगी कि मतलब एकदम देश में हो ही नहीं, कोई तो वोट करोगे ना। तुम सहमत हो इससे, ठीक है। शांस भी सहमत है इससे। एक बार रिएक्ट, ये हुई ना बात, एक बार रिएक्टिविटी सीरीज दिखा दो। Fe यहाँ है और कॉपर यहाँ है। क्यों डिस्प्लेस करेगा भाई? ऐसा थोड़ी ना कि जो बोर्ड पे लिख दिया जाए तो मतलब आया नहीं, खाना आया नहीं कि खा लिया तुरंत, ऐसा नहीं यार बेटा। पेशेंस रखो, पेशेंस रखो, समझाती हूँ। अब देखो भाई, मुझे पता है कि ऐसा हो गया, क्या कॉपर के अंदर इतनी औकात है कि वो आयरन को धक्का मार सकता है? उसके तो बस की नहीं है भाई, वो उसको धक्का ही नहीं मार सकता, क्योंकि कॉपर तो कहाँ नीचे स्टैंड कर रहा है, आयरन कहाँ स्टैंड कर रहा है। तो ऐसे केसेस में लिखेंगे नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन ही नहीं होगी भाई। यहाँ लिखेंगे नो रिएक्शन, सेम नहीं रहेगा, सिर्फ लिखेंगे नो रिएक्शन, रिएक्शन नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं हो सकती। तो दिमाग खोल के चलेंगे, ये जरूर देखेंगे कि क्वेश्चन बन करके आया है, ऐसा तो नहीं कि आपसे ट्रिक कर रहा है वो कि आपने झट से बना दिया। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे इन चीज़ों को, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट डिस्प्लेसमेंट, स्पेशली सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो पहले इतना नोट डाउन करो, कुछ एग्जाम्पल्स लिखो, फिर आगे चलेंगे। चलो नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। सिंगल पढ़ लिया। सिंगल लिखो, जरूरी नहीं है कि आप एग्जाम में सिंगल डिस्प्लेसमेंट पूरा लिखो, अगर सिर्फ डिस्प्लेसमेंट भी लिखते हैं ना तो इसका मतलब वो सिंगल डिस्प्लेसमेंट की ही बातें हो रही हैं, ठीक है। नॉर्मली कोई भी बच्चा जब पहली बार पढ़ता है ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो उसको लगता है मैम ये दोनों तो सेम ही तो होगा। लेकिन सच बताऊं, दोनों रिएक्शंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है, बहुत ज़्यादा अंतर है। पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलो कि जो हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी ये किस पे बेस्ड थी? रिएक्टिविटी सीरीज से। जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो अपने कम रिएक्टिव वाले को धक्का मार देगा। इसके अंदर ऐसा कोई सीन नहीं है, पहली चीज तो ये तो दिमाग से ऐसा निकाल देना है। हाँ ये बात सही है कि तुम देखने से सबको ऑफकोर्स लग रहा होगा कि यहाँ पे सबके पेयर कंप्लीट है तो इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट पड़ गया है, बात ये भी आपकी बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये वाली रिएक्शन आपकी रिएक्टिविटी सीरीज पे तो बेस्ड नहीं है, ठीक है। ध्यान से देखो। अच्छा, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कटायन और अनायन। जिस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है उसे बोलते हैं कटायन, जिस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है उसे बोलते हैं अनायन, ठीक है। अब ध्यान से देखोगे तो तुम पहले रिएक्टेंट साइड पर नजर डालो। मेरा ए एक कटायन है, मेरा ए एक कटायन है, उसके साथ उसका दोस्त लगाया है बी एक अनायन है, समझते चलना। यहां पर मेरा सी फिर एक कटायन है, ठीक है, और डी मेरा क्या है, एक अनायन है। तुम क्या देख पा रहे हो, थोड़ा सा आइडिया दो मेरे को कि मैम दोनों की पेयरिंग में बिल्कुल अदला बदली हो गई है। पहले ए वाला कटायन जो बी वाले अनायन के साथ बहुत खुश था पेयर बना के, अब उसने अपना पेयर बदल लिया, अब वो डी वाले अनायन के साथ आ गया है। मेरा सी वाला कटायन जो डी वाले अनायन के साथ बहुत खुश था, अब मेरा सी वाला कटायन किसके साथ आ गया है, बी वाले अनायन के साथ आ गया है। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, दोनों ही रिएक्टेंट्स में जो पहले सबके पेयर थे उनके पेयर एक्सचेंज हो गए, ठीक है, पेयर बिल्कुल चेंज हो गए। तो क्या मैं ये नहीं कह सकती कि मेरा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक्सचेंज ऑफ आयंस पे बेस्ड है, आयंस का एक्सचेंज ही हो रहा है। तो इसका की कॉन्सेप्ट क्या है कि मेरा डबल डिस्प्लेसमेंट के पीछे कौन सा कॉन्सेप्ट है कि डबल डिस्प्लेसमेंट बेस्ड है एक्सचेंज ऑफ आयंस पे। क्या ये बात समझ में आई? बिल्कुल समझ में आई, पेयर बिल्कुल अदला बदली हो गई, ठीक है। एक और चीज, जब भी कोई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, जब भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, तो वन ऑफ द प्रोडक्ट, हो सकता है 3-4 बने, हो सकता है 1 बने या 2 बने, उन वन ऑफ द प्रोडक्ट प्रेसिपिटेट फॉर्म में होगा, प्रेसिपिटेट फॉर्म में होगा। मतलब एक कोई प्रोडक्ट उसमें सॉल्युबल नहीं होगा, प्रेसिपिटेट जरूर बनाएगा, जरूर 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 बनाएगा, ये फिक्स है। तो क्या मैं ये नहीं कह सकती फिलहाल के लिए लेइंगमैन लैंग्वेज में, क्या मैं डबल डिस्प्लेसमेंट को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल सकती हूँ? बिल्कुल बोल सकती हूँ। तो डबल डिस्प्लेसमेंट का दूसरा नाम क्या आया, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। यानी जब भी डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, वन ऑफ द प्रोडक्ट मेरा प्रेसिपिटेट फॉर्म में बनेगा ही बनेगा, ये फिक्स है, ठीक है जी। Double displacement reaction are those in which two chemical substances react by exchanging ions.
टू प्रोड्यूस टू न्यू कंपाउंड, बिल्कुल अलग अलग कंपाउंड बनेंगे, इसी पे बेस्ड है मेरा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब एक्चुअल में रिएक्शन देखो, क्या ये दोनों रिएक्शन पहले नहीं पढ़ी थी? दोनों ही पहले पढ़ाई है मैंने आपको, लेकिन पहले मैंने किसी और रिस्पेक्ट में पढ़ाई थी, मैंने बोला था, फिर बाद में मैं आपको किसी और रिस्पेक्ट में पढ़ाऊंगी। सबसे बड़ी दिक्कत बच्चे जो फेस करते हैं वो ये फेस करते हैं कि मैम यहाँ तो आपने बहुत अच्छे से आयंस का साइन लिख रखा है, हमें पता है कि आयंस, किसी भी बच्चे को बस इतना पता हो कि आयन की अदला बदली करनी है तो वो तुरंत अदला बदली कर देगा, लेकिन ये तो समझाने के लिए था। लेकिन क्वेश्चन क्या ऐसे आएगा? तो क्वेश्चन तो ऐसा नहीं आएगा, ऊपर कोई आयंस नहीं बने हुए हैं, तो आपको अपना खुद का दिमाग भी लगाना है। चलिए शुरू करते हैं, देखिए दिमाग कैसे लगाना है भाई। सोडियम क्या है? कटायन है। सल्फेट क्या है? अनायन है। नाइन्थ में पढ़कर आए हैं, आपको टेबल इसलिए पढ़ाई जाती है नाइन्थ में वो। बैरियम क्या है? कटायन है। क्लोराइड क्या है? अनायन है। क्या आयंस का एक्सचेंज ही तो किया। जो सोडियम पहले सल्फेट वाले कटायन के साथ, अनायन के साथ था, अब वो देखो, अब वो क्लोराइड वाले अनायन के साथ है, पेयर बदल लिया। जो बैरियम पहले, जो बैरियम वाला कटायन क्लोराइड वाले अनायन के साथ था, अब वो सल्फेट वाले अनायन के साथ है। हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हो गई अदला बदली पेयरों की। और मुझे पता है कि सोडियम क्लोराइड तो नमक है, ये तो हम यूज करते हैं, यानी ये जो मेरा बना बैरियम सल्फेट, ये क्या है मेरा, पहले भी बताया है, ये मेरा प्रेसिपिटेट है, वो भी किस कलर का? व्हाइट कलर का। पहले पढ़ाया है ये रिएक्शन मैंने प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस में। तो बैरियम सल्फेट क्या बना? प्रेसिपिटेट है व्हाइट कलर का। लास्ट रिएक्शन पहले दिन की क्लास से पढ़ा रही हूँ और आज भी यही रिएक्शन पे हूँ। लेड नाइट्रेट, लेड क्या है मेरा? लेड मेरा कटायन है, नाइट्रेट मेरा अनायन है, पोटेशियम मेरा कटायन है और आयोडाइड मेरा अनायन है। अच्छा एक चीज और, जो बच्चों को दिक्कत आती है कि मैम कौन सा कटायन है, आपको तो पता है, हमें कैसे पता? बस दिमाग में ये रखो, जो मेटल है वो क्या बनाएंगे? कटायन बनाएंगे, जो नॉन मेटल है वो क्या बनाएंगे? अनायन बनाएंगे। तो ऐसे ही आप भी लिख लगा सकते हो। तो देखो अदला बदली हो गई, लेड वाला कटायन पहले नाइट्रेट के साथ था, अब वो आयोडाइड के साथ आ गया, तो बना लिया इसने लेड आयोडाइड, सबसे फेमस कंपाउंड पूरे चैप्टर का। और सोडियम वाला कटायन, सॉरी पोटेशियम वाला कटायन जो पहले आयोडाइड के साथ था, अब वो नाइट्रेट के साथ दोस्ती कर लिया। तो इसमें से मुझे पहले दिन से बता रही हूँ कि जो लेड आयोडाइड है वो कैसा प्रेसिपिटेट बनाता है भाई? वो येलो प्रेसिपिटेट बनाता है, यानी कोई एक प्रोडक्ट जरूर प्रेसिपिटेट होगा। ये इसकी खासियत है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, आपके चैप्टर में यही है, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट। यही दो फेमस एग्जांपल एनसीईआरटी में भी है और यही दो मैंने आपको बताए हुए हैं, और भी मिल सकते हैं, डोंट वरी। लेकिन हाँ, पहचानने का तरीका क्या है? सिंगल डिस्प्लेसमेंट में कैसे पहचानेंगे? एक पेयर सिंगल है, यहाँ पे सबके पेयरिंग कंप्लीट है, तो आइडिया लग जाएगा कि डबल डिस्प्लेसमेंट का टाइप है। इसके बाद जो रिएक्शन पढ़ने वाले हैं वो बिल्कुल अलग टाइप की है, तो पहले यहीं पे खत्म करो, इसको लिखकर वाइंड अप करो। रिडॉक्स रिएक्शन सबसे लास्ट रिएक्शन है पूरे चैप्टर की, ठीक है, तो पहले इसको नोट डाउन करो। चलो चैप्टर के लास्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं बेटा। अब लास्ट रिएक्शन पे शुरू होता है, दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। ये रिएक्शन 11th-12th में पूरे साल जब भी, अगर 11th-12th में केमिस्ट्री लेनी है, 11th में केमिस्ट्री लेनी है, साइंस से लेना है, तो इस रिएक्शन से तो हर बार पाला पड़ने वाला है। बाकी तो उतना पढ़े ना पढ़े, इससे तो जरूर पड़ेगा। अच्छा यही रिएक्शन थोड़ी सी बच्चों को टफ लगती है, तो बड़े आराम से समझना। सबसे मतलब और किसी से क्वेश्चन बने ना बने, डबल डिस्प्लेसमेंट से क्वेश्चन मुझे दिखता है हर बार पेपर में आता है, और रिडॉक्स से क्वेश्चन जरूर रहता है, ठीक है। पहले तो समझते हैं, ठीक है, क्या लिखा हुआ है पहले भी, रुक जाओ। देखो दो वर्ड बताती हूँ, एक वर्ड है ऑक्सीडेशन और एक वर्ड है रिडक्शन, ठीक है। एक वर्ड है ऑक्सीडेशन और एक वर्ड है रिडक्शन, इन दोनों को मेल जोल से ही मिलकर बना है रिडॉक्स, ठीक है। अब पहले एग्जांपल से देखते हैं, आ जाओ पहले एग्जांपल से देखते हैं, ध्यान से देखो। मेरे पास कॉपर है, ठीक है। अच्छा कॉपर कैसा है बेटा, कलर चेंज भी लिखते चलती हूँ। कॉपर है रेडिश ब्राउन कलर का, कॉपर है बच्चा लोग मेरा रेडिश ब्राउन कलर का, और कॉपर को मैंने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा दिया, ऐसे पेट्री डिश में कॉपर ले लिया और उसको हीट कर दिया, ठीक है, तो ऑक्सीजन के साथ तो उसका रिएक्शन हो ही गया। जैसे ही मैंने कॉपर को हीट करना शुरू किया तो ये मेरा एज अ प्रोडक्ट मुझे क्या मिला बच्चा लोग, जल्दी बताओ क्या मिला? कॉपर ऑक्साइड। ये कॉपर ऑक्साइड जो है बेटा, ये मेरा ब्लैक कलर का होता है, ध्यान रहे किस कलर का होता है? ब्लैक कलर का होता है, यानी रेडिश ब्राउन कॉपर किस में चेंज हो गया? ब्लैक कलर के ऑक्साइड में चेंज हो गया। अब ध्यान से देखने वाली बात है, अब सबसे ध्यान से देखने वाली बात है, आ जाओ। क्या रिएक्टेंट साइड में कॉपर के साथ ऑक्सीजन चिपकी हुई है क्या? नहीं ना। लेकिन ध्यान से देखो, क्या प्रोडक्ट में ऑक्सीजन चिपकी हुई है? बिल्कुल। तो क्या मैं ये नहीं कह सकती कि कॉपर में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया है?
ऑक्सीजन ऐड हो गई है, तो ये बिल्कुल कह सकती हूँ कि कॉपर में क्या हुआ भाई, कॉपर में हो गया एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ देख के बताओ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है ऑक्सीडेशन। तो यानी यहाँ पे क्या हुआ, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। अब ऐसे समझो, तो एक क्राइटेरिया तो आपको समझ में आ गया कि अगर कोई अपने अंदर ऑक्सीजन ऐड कर ले तो हम क्या बोलेंगे, वो क्या हो गया, उसने उसका ऑक्सीडेशन हो गया। दूसरा क्राइटेरिया भाई, या तो मैं अपने अंदर ऑक्सीजन ऐड कर लूं या तो मैं अपने अंदर से हाइड्रोजन रिमूव कर दूं, तो भी मैं बोलूंगी कि मेरा क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। दो चीजें हैं, या तो ऑक्सीजन ऐड करूं या तो हाइड्रोजन रिमूव करूं, तो भी क्या हुआ, मेरा ऑक्सीडेशन ही होगा, या दोनों हो सकता है किसी रिएक्शन में। समझाऊंगी, रिएक्शन से समझ में आ जाएगा। इतनी चीजें आपको समझ में आई, ठीक है। अच्छा, पहली बात तो ये कि मोस्ट ऑफ द रिएक्शन, जितनी भी रिएक्शंस होती हैं वो सारी ही की सारी रिडॉक्स रिएक्शन होती है। क्या कहना चाहते हो मैम, मैं कहना ये चाहती हूँ कि अगर किसी सिंगल रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रही होंगी तो वैसे रिएक्शंस को रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। अगर किसी एक रिएक्शन के ही अंदर व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, दोनों एक ही रिएक्शन में हो रही होंगी तो वैसी रिएक्शंस को क्या बोल दूंगी, रिडॉक्स रिएक्शन बोल दूंगी। और मैंने ये बताया कि ज्यादातर रिएक्शंस, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन रिडॉक्स ही होती है। तो मैम आपने यहाँ ऑक्सीडेशन लिख दिया है तो कुछ ना कुछ तो रिड्यूस हो रहा होगा। अब ये देखो, सच बताऊं ये थोड़ा सा 11th में पढ़ने वाला चीज है, लेकिन थोड़ा थोड़ा बताऊंगी, अभी अभी थोड़ा पेशेंस रखो। ये जो आपको दिख रहा है ऑक्सीजन, इसके अंदर हुआ है रिडक्शन, कैसे हुआ है वो थोड़ा बाद में पढ़ाऊंगी, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट पहले और पकड़ना होगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दिख रहा है आपको, तो रिडक्शन क्या नाम पड़ जाएगा इस रिएक्शन का, इस रिएक्शन का नाम पड़ जाएगा, ये कैसी रिएक्शन है, एक रिडॉक्स रिएक्शन है। नीचे वाले पे नजर डालो, नीचे वाले पे नजर डालो, पहले ऑक्सीडेशन समझ में आया, अब नीचे पे आओ, एक एक करके समझेंगे, पैनिक होने की कोई भी जरूरत नहीं है। वही कॉपर ऑक्साइड है जो बना था ब्लैक कलर का, तो यहाँ लिख देती हूँ ये वही कॉपर ऑक्साइड है ब्लैक कलर का। अब इस ब्लैक कलर के कॉपर ऑक्साइड में मैंने क्या कर दिया, हाइड्रोजन गैस पास करा दी। इस ब्लैक कलर के कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन गैस पास करा दी, दोनों के अंदर रिएक्शंस हो गई। रिएक्शन होने के बाद मैं देख पा रही हूँ भाई मुझे तो वही कॉपर मिल गया जो पहले लिया था, रेडिश, फिर से मुझे कॉपर मिल गया, तो कैसा कॉपर है ये फिर से रेडिश ब्राउन कॉपर मुझे मिल गया, फिर से रेडिश ब्राउन कॉपर मुझे मिल गया, और यहाँ पे वाटर गैस के फॉर्म में निकल गई, ठीक है, दूसरी रिएक्शन हो गई। अब यहाँ पे देखो, फिर से आ जाओ, फिर से आ जाओ भाई, क्या रिएक्टेंट में कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, हाँ जी जुड़ी हुई है। क्या प्रोडक्ट में ऑक्सीजन जुड़ी हुई है कॉपर के साथ, नहीं जुड़ी हुई है। तो क्या हुआ, ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ कि नहीं हुआ, यानी ऑक्सीजन का क्या हुआ, ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कहाँ लिखा हुआ है बेटा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन लिखा हुआ है रिडक्शन में। यानी रिडक्शन को समझने के लिए या तो मैं अपने अंदर, वाइस वर्सा है, बिल्कुल उल्टा है उसका। ऑक्सीडेशन में क्या था, सुन के लगता है ऑक्सीजन ऐड हो रही होगी या हाइड्रोजन निकल रही होगी, रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड हो रही होगी या ऑक्सीजन निकल रही होगी। तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल रही है, तो मैं कह सकती हूँ यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया, यहाँ पे इसका रिडक्शन हो गया। अब नेक्स्ट देखो, क्या हाइड्रोजन के अंदर ऑक्सीजन ऐड है क्या, नहीं, लेकिन तुम ध्यान से देखो प्रोडक्ट साइड में, तो यहाँ देखो H2 के साथ ऑक्सीजन लगी हुई है, एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो इसके अंदर भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हुई है, तो ये भी मेरी एक रिडॉक्स रिएक्शन हो गई, ये भी मेरी एक रिडॉक्स, अभी सवाल करवाऊंगी इससे तो और क्लियर होगा, अभी बस पेशेंस रखो। ये भी मेरी एक रिडॉक्स रिएक्शन हो गई। इन्हीं को हमें पढ़ना है जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ हो रहे होंगे, ठीक है। अब रुक जाओ, अभी सवाल कराऊंगी थोड़ा सा और। तो ये दो चीज समझ में आई आपको, ऑक्सीडेशन और, एक थोड़ा सा पेशेंस रखना, थोड़ा सा सब कुछ कराऊंगी, ये बहुत लंबा टॉपिक है, थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप चलेगा। अच्छा, अब मेरी बात को सुनना, मैं दो चीज लिखती हूँ, ठीक है, नीचे वाली रिएक्शंस पे लिख रही हूँ, इस वाली रिएक्शन के रिस्पेक्ट में ही लिख रही हूँ कि सबसे पहले लिखो क्या चीज ऑक्सीडाइज हुई है, ठीक है, क्या चीज रिड्यूस्ड हुई है, और एक और वर्ड होता है जिसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और एक वर्ड और है रिड्यूसिंग एजेंट। ये दो बिल्कुल नए वर्ड लिख रही हूँ बेटा, अभी बताया नहीं है मैंने ये दोनों क्या होता है। ऐसे एग्जाम में पूछेगा, कोई रिएक्शन लिखी होगी, कहेगा राइट दी रिड्यूस सब्सटेंस
ऑक्सीडाइज सब्सटेंस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। चारों के नाम लिख लो। करने का तरीका सुनना पहले ध्यान से। हमेशा नजर किस पे डालनी है? रिएक्टेंट साइड पे। ध्यान से सोच के बताना। मेरा कॉपर ऑक्साइड किस में रिड्यूस हो गया? कॉपर में। तो मुझे क्या लिखना चाहिए? तो मुझे रिड्यूस में किसका नाम लिखना चाहिए? यहाँ पे जो रिड्यूस लिखा है मैंने, यहाँ पे मुझे किसका नाम लिखना चाहिए? कॉपर ऑक्साइड का लिखना चाहिए कि कॉपर लिखना चाहिए? क्या लिखना चाहिए मुझे बेटा? मुझे लिखना चाहिए कॉपर ऑक्साइड। सुनना, रिड्यूस हुआ कौन है? कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस किस में हुआ? कॉपर में। तो तुम ये नहीं बोलोगे कि कॉपर रिड्यूस हुआ है। रिड्यूस तो कॉपर ऑक्साइड हुआ है ना कॉपर में, तो रिड्यूस में लिखोगे कॉपर ऑक्साइड। हमेशा याद रखो दिमाग खोल के कि रिएक्टेंट वाली चीज को लिखते हैं, प्रोडक्ट वाली चीज को नहीं लिखते। अब ऑक्सीडाइज में देखो, मेरा हाइड्रोजन किस में ऑक्सीडाइज हुआ? वाटर में। तो ऑक्सीडाइज में वाटर थोड़ी ना लिखूंगी, मैं तो लिखूंगी कि मेरा हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ वाटर में। तो ऑक्सीडाइज में क्या लिखूंगी? H2। इतना बेसिक बेसिस क्लियर। अभी और क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर होगा, ये 2-3 स्टेप में चलेगा। अब ये दो वर्ड है, ये दोनों बिल्कुल उल्टे हैं ऑक्सीडाइज और रिड्यूस में। ये दोनों बिल्कुल ही उल्टे हैं ऑक्सीडाइज और रिड्यूस में। मतलब क्या मैम? जो चीज रिड्यूस हो रही होगी, ध्यान से सुनना, जो चीज रिड्यूस हो रही होगी वो मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। ये तरीका है करने का। जो चीज रिड्यूस हो रही होगी वही मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। बिल्कुल उल्टा है। यानी क्या कहना चाहते हो? यानी ये कहना चाहती हूँ रिड्यूस कौन हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो जाएगा? कॉपर ऑक्साइड। जो चीज ऑक्सीडाइज हो रही होगी, जो चीज ऑक्सीडाइज हो रही होगी वही होगा मेरा रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइज क्या हो रहा है मेरा? ऑक्सीडाइज हो रहा है मेरा हाइड्रोजन, तो मेरा हाइड्रोजन हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। ये तरीके हैं 4 चीज़ों करने का। अभी सवाल कराती है तो और समझ में आएगा। 2-3 चीज़ें और है वो भी लिखवाती हूँ। पहले तो आप इतना नोट डाउन करो। इसके समझ देखो, एक तो ये वाला तरीका है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इसके और भी तरीके हैं पता करने के। 10th में तो आपको यही मिलेगा, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन ऐड हो रही है, रिमूव हो रही है। बड़ी क्लासेस में आपको कुछ और भी मिल सकता है, वो मैं साइड में लिखवा जरूर दूंगी आपको। अभी पहले आप इतना लिखो, ठीक है। अब एक चीज़ और सुनना, आपको पहचानना तो बता दिया। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये रखना है कि ऑक्सीजन ऐड हो रही होगी तो ऑक्सीडेशन, या हाइड्रोजन रिमूव हो रही होगी तो भी ऑक्सीडेशन। अगर हाइड्रोजन ऐड हो रही होगी तो रिडक्शन, अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रही होगी तो रिडक्शन। ठीक है, ये कुछ तरीके हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। अच्छा, कुछ 2-3 चीजें और भी हैं, होपफुली वो आपको 10th में ज्यादा काम नहीं आएंगी, लेकिन हाँ कभी कभी एमसीक्यू में पूछा जाता है। कुछ मैं आपको तीसरे चैप्टर में और भी थोड़ा सा पढ़ना है इस चैप्टर का कुछ कुछ बेसिक पार्ट। तो वहां मैं आपको 3rd चैप्टर जब मेटल नॉन मेटल पढ़ाऊंगी तो और डिटेलिंग में आपको बताऊंगी। लेकिन यहाँ बस आपको 2-3 चीजें सुन लेनी है बस, कि अगर किसी के अंदर, अगर किसी एटम में, अगर किसी एटम के अंदर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो, अब कैसे होगा ये मेटल नॉन मेटल में बताऊंगी क्योंकि यहाँ का ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो तो इसे हम बोलते हैं बेटा ऑक्सीडेशन। तो एमसीक्यू में कभी कभी पूछता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, वैसा। वैसे ही अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो तो क्या हो जाएगा? गेन ऑफ, ये सब आपके लिए याद करने के लिए। लॉस और गेन कैसा होता है तीसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। वैसे ही एक चीज और है, वैसे ही एक चीज और है, अगर किसी के अंदर आपको मेटल ऐड होता हुआ दिखे, क्या ऐड होता हुआ दिखे? कोई मेटल, मतलब क्या? एडिशन ऑफ ए मेटल, एडिशन ऑफ ए मेटल इज रिडक्शन, इज रिडक्शन। ये कुछ नोट करके बॉक्स में बंद कर लोगे। और एडिशन ऑफ नॉन मेटल, यहां लिख रही हूं, एडिशन ऑफ नॉन मेटल, एडिशन ऑफ नॉन मेटल को बोल देंगे हम ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन।
ऑक्सीडेशन। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, एमसीक्यू में मिल जाए तो आप कर लोगे। एक चीज और, अब ये पहले वाली रिएक्शन में थोड़ा सा डाउट आ रहा होगा, अब आप लिंक कर पाओगे, ठीक है। देखो हर जगह ना ऑक्सीडेशन और हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता, कभी कभी नहीं होता, नहीं रिएक्शन। अभी तो ये बहुत हलवी रिएक्शन है, ऐसा लग रहा है देख के ही हो जाएगी, इस रिएक्शन में तो है ही क्या, अब तुरंत पता चल जा रहा है हाइड्रोजन जा रही है ऑक्सीजन ऐड हो रही है, कभी कभी समझ में नहीं आता। तो ऐसे केसेस में कोशिश अभी आपको करनी है कि इनसे क्या लिंक कर पाएंगे हम। तो देखो मैं पहली वाली रिएक्शन लिंक कर पाऊंगी, इसमें तो किसी बच्चे को दिक्कत नहीं कि कॉपर यहाँ ऑक्सीडाइज हुआ है क्योंकि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रखा है। लेकिन देखो मुझे ऑक्सीजन में तो समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि अभी आपको लॉस और गेन का कॉन्सेप्ट नहीं पता है, वो तीसरे चैप्टर में पता होगा। लेकिन एक चीज मैंने अभी और लिंक कराई कि एडिशन ऑफ मेटल इज रिडक्शन। तो कॉपर के ये ऑक्सीजन के अंदर क्या ऐड हो गया बेटा, कॉपर मेटल ऐड हो गया, तो यानी यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन का रिडक्शन हो गया। तो ये भी तरीका कभी कभी सक्सेसफुल हो जाता है चीजों को पता करने में कि क्या ऑक्सीडाइज हो रहा है और क्या रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट इतना ही है ऑक्सीडेशन रिडक्शन पे। बस एक चीज याद रखना, जो चीज देखो आप एजेंट पे फोकस मत करना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, वो कब पता चलेगा, जब आपको ऑक्सीडाइज और रिड्यूस पता होगा। उन्हीं का तो उल्टा सीधा करना है, जो ऑक्सीडाइज होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, बिल्कुल वाइस वजह, जो रिड्यूस होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। इसी पे एक सवाल देखो, लिख लिया इतनी चीजें, ठीक है। तो पहले ये जल्दी से लिखेंगे, एक सवाल इस पे दिखाती हूँ अभी मैं आपको। चलिए जी, एक क्वेश्चन देख लो इससे रिलेटेड, ठीक है। एक रिएक्शन लिखी हुई है आपके सामने, FeO3 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है। Fe बन गया और CO2 बन गया, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, मेरे को लेना देना सिर्फ इतना होना चाहिए, मुझे ये चीज इस फॉर्मेट में आंसर लिखना आपको आना चाहिए। चलिए Fe सबसे पहले रिएक्टेंट साइड से नजर डालते हैं। मैं देख पा रही हूँ आयरन के साथ ऑक्सीजन ऐड है, बट प्रोडक्ट में ऑक्सीजन रिमूव हो गई है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन, यानी ये Fe2O3 रिड्यूस हो गया है आयरन में, यानी इसका हो गया है रिडक्शन। बहुत बढ़िया। अच्छा, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, यानी कार्बन के साथ क्या लगी हुई है, ऑक्सीजन लगी हुई है। मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि क्या हुआ, यहाँ पर यहाँ भी ऑक्सीजन लगी हुई है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन का नंबर देख बेटा, 3। यहाँ पे कितनी ऑक्सीजन है, 3, और यहाँ कितनी ऑक्सीजन है, 3 2 जा 6। ज्यादा हुआ कि नहीं ऑक्सीजन, बिल्कुल ज्यादा हुआ। तो इस तरीके से भी पता कर सकते हैं। तो यहाँ ऑक्सीजन ज्यादा लगी है, ज्यादा ऐड हुई है, तो इसका क्या हो गया, इसका हो गया ऑक्सीडेशन। तो ये तो सबसे पहला काम होना चाहिए किसी भी एग्जाम में करने का, कि पहले आप ये निकाल के रख लीजिए इस तरीके से। अब यहाँ पे लिखते चलेंगे क्या चीज ऑक्सीडाइज हुई है भाई, तो ऑक्सीडाइज हुई है कार्बन मोनोऑक्साइड। 3 नहीं भी लिखोगी तो बैलेंसिंग का कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ मेन कंपाउंड लिख दो, कार्बन मोनोऑक्साइड मेरा ऑक्सीडाइज हुआ है। क्या चीज रिड्यूस हुआ है, तो Fe2O3 मेरा ऑक्सीडाइज हुआ है। अब अदला बदली, जो चीज रिड्यूस हुआ है उसे क्या बोल देंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो Fe2O3, और जो चीज ऑक्सीडाइज हुई है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। फ्री के नंबर ले जाओ 2। एक क्वेश्चन और, इस पे क्लास ओवर है। आज की क्लास का लास्ट सवाल, सारे बच्चे क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसी चैप्टर का थोड़ा सा पार्ट अभी इनकम्प्लीट है, कोरोजन और रेंसिडिटी, वो मैं करा दूंगी। मुश्किल से 10 मिनट्स का और चैप्टर बच गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में चैप्टर फाइनली हम कवर कर लेंगे।